नमस्कार किसान भाइयों, सर्दी अपने पूरे शबाब पर है। पूरा उत्तर भारत कड़ाके की सर्दी की मार झेल रहा है, लेकिन ये सर्दी आपकी कड़ी मेहनत और पक्के इरादों के आड़े नहीं आ सकती। आप सभी किसान भाई बहन खेती बाड़ी और पशुपालन के काम में जुटे हुए हैं और हम भी कृषि दर्शन को बनाने में जुटे हुए हैं ताकि आप तक नई नई जानकारियाँ पहुँचा सके, जिससे आपकी आमदनी और उत्पादन बढ़े। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस कार्यक्रम की और सबसे पहले देखते हैं खबरें खेती की। फल और टीक आधारित प्रणाली से पर्वतीय भूमि सुधार, बेहतर तैलीय अंश लिए सूरजमुखी की उन्नत किस्म, बीज भंडारण के लिए बेहतर बोरियां और जूट धागों से तैयार गर्म कपड़े। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं गजेंद्र राठी। अब खबरें विस्तार से। दक्षिण भारत के अधिकांश पहाड़ी क्षेत्रों में किसानों को अधिक आय दिलाने के लिए कृषि वैज्ञानिकों द्वारा कृषि वानिकी को आधार देते हुए नई प्रणाली विकसित की गई है। इससे फल के रूप में चीकू और लकड़ी के रूप में टीक विशेष तौर पर प्राप्त हो रहा है। प्रस्तुत है ये शोधपरक रिपोर्ट। मैदानी क्षेत्रों से अलग दशा और दिशा के लिए ये पहाड़ी भूमि खेती बाड़ी के लिए एक चुनौती है। इस भूमि का भरपूर प्रयोग करने की दृष्टि से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों द्वारा कर्नाटक की पहाड़ियों में कृषि वानिकी आधारित सफल प्रयोग किए गए हैं। राज्य के जिन पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा मध्य गहरी और सिंचाई सुविधा के साथ थी, वहां चीकू के वृक्ष 10 मीटर गुणा 10 मीटर के निर्धारित मानदंड पर लगाए गए। चीकू के पौधों के बीच 3 टीक वृक्ष लगाए गए। इसके अलावा घास की अतिरिक्त पैदावार ली गई। परीक्षण की सफलता प्रशंसनीय थी। इस समय ज्यादातर किसान इस प्रणाली को अपनाने में जुटे हैं और प्रति हेक्टेयर 30,000 रुपए तक की न्यूनतम आय ले रहे हैं। तिलहनी फसलों में सूरजमुखी एक प्रमुख और लोकप्रिय फसल है। इसके तेल की बढ़ती मांग को देखते हुए ऐसी किस्मों का विकास किया जा रहा है जो अधिक तेलांश लिए हुए हैं। प्रस्तुत है ऐसी एक उन्नत किस्म की ये सफलता गाथा। सूरज से आंख मिलाते सूरजमुखी के ये पौधे आज तिलहन उत्पादक किसान की आंख का तारा बन चुके हैं। किसानों की मदद करते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों द्वारा सूरजमुखी की संकर किस्म KBSH 53 विकसित की गई है। 3 वर्षीय परीक्षणों के बाद इस किस्म से जुड़े प्राप्त आंकड़े बताते हैं कि इसमें तेलांश 42 से 45% तक है। इसके अलावा इसके बीज की पैदावार 20 से 27 क्विंटल प्रति हेक्टेयर आंकी गई है। किस्म का बीज किसानों को मुहैया कराया जा रहा है। अगली फसल के लिए भंडारित किए जाने वाले बीज नमी की मात्रा लिए होते हैं। इन बीजों को आम बोरियों में भंडारित किया जाना वैज्ञानिक दृष्टि से उपयुक्त नहीं माना जाता है। इसी का विकल्प बन नई बोरियां विकसित हुई हैं। भरपूर उत्पादन किसान की मेहनत का परिणाम है। इसके कुछ अंश खाने के लिए हैं, तो कुछ बतौर बीज भंडारित भी किया जाएगा। भंडारण के दौरान बीज की बर्बादी रोकने के लिए पॉलीलाइन की बोरियां तैयार की गई हैं, जो 10% नमी के लिए रोपण बीज को बेहतरी से भंडारित करती है। परिषद द्वारा किए गए परीक्षण में बिनौला को 1 वर्ष तक सुरक्षित भंडारित किया जाएगा। ये बोरियां किफायती, देर तक बनी रहने वाली और हल्की हैं। ठंड की इस ठिठुरन में एक सहारा है गर्म कपड़े। कृषि वैज्ञानिकों द्वारा जूट के धागों से ऐसे बेहतरीन कपड़े तैयार किए गए हैं जो सस्ते और टिकाऊ हैं। ठिठुरन भरे ये जाड़े खेतों की मेड़ पर या फिर चौपाल में जलते अलाव से भला कब तक रुकते हैं। इसके लिए चाहिए गर्म कपड़े। बैरकपुर स्थित केंद्रीय जूट एवं संबंध रेशा अनुसंधान संस्थान द्वारा 100% जूट और 75:25 के पॉलिस्टर मिश्रण मल्टीफिलामेंट धागे विकसित किए गए। इस तरह से इनकी टूटन में पहले की अपेक्षा अधिक बेहतरी है। इन्हीं धागों की मदद से अधिक गर्माहट के लिए वस्त्र तैयार किए गए हैं। ये पोशाकें विशेषकर स्वेटर हल्के, सस्ते और टिकाऊ हैं। कहीं बर्फबारी तो कहीं ठंड की बेशुमारी। आखिर इस बिगड़ते मौसम की चाल क्या है? आइए जाना जाए देश के विभिन्न क्षेत्रों में मौसम का हाल और उसके अनुरूप कृषि कार्य। अगले 24 घंटों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय तथा त्रिपुरा में घना कोहरा रहने की संभावना है।
अगले 24 घंटों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा पूर्वी राजस्थान में शीतलहर चलने की संभावना है। आगामी 4 दिनों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बारिश होने की संभावना है। और अब एक नजर मंडी समीक्षा पर भी डाली जाए। देश की अधिकांश कृषि मंडियों में इन दिनों धान की आवक सिमट रही है। उपभोक्ताओं की मांग बरकरार है, इसलिए धान उत्पादकों को बेहतर दाम मिल रहे हैं। बढ़ती सर्दी के कारण गुड़ की मांग में अचानक उछाल आया है। शहरी वर्ग अब गुड़ को स्वाद ही नहीं, सेहत से भी जोड़ता है, अतः बेहतर गुणवत्ता वाला गुड़ तलाशता है। पिछले कुछ समय से सब्जियों की मांग बरकरार है, इसलिए रोज का स्टॉक हाथों हाथ बिक रहा है। खेती की खबरों में आज इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि दर्शन। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। रबी की प्रमुख फसलों में गेहूं, जौ, चना, सरसों, मटर, टमाटर, आलू आदि का समय चल रहा है। इन फसलों से अच्छा और उत्तम गुणवत्ता युक्त उत्पादन लेने के लिए जहां समसामयिक कार्य करना आवश्यक है, वहीं कुछ विशेष सावधानियां भी बरतनी होंगी। कौन कौन से हैं वो समसामयिक कार्य और कौन कौन सी हैं वो सावधानियां जो बरतनी होंगी, आइए जानते हैं कार्यक्रम के इस भाग में। किसान भाइयों, रबी का मौसम चल रहा है। ये एक ऐसा मौसम है जिस समय आपकी बहुत सारी फसलें आपके खेत पे हैं और ये फसलें अगर सही से आ जाती हैं तो आपको काफ़ी लाभ मिल सकता है। इसमें आपके खेत में गेहूं, चना, सरसों, जौ, आलू, मटर, टमाटर सभी चीज़ें लगी हुई हैं और इन फसलों से तभी अच्छा उत्पादन मिलेगा तब इनकी सही से देखभाल हो। कुछ फसलें ऐसी हैं जिनको पाले का खतरा रहता है, कुछ फसलें ऐसी हैं जिनको पाले में और अच्छा आनंद आता है। जैसे हम बात करते हैं गेहूं की। गेहूं एक ऐसी फसल है, अगर इसकी बुआई के 20 से 25 दिन बाद ठंड आ जाए अच्छी खासी तो उसमें फुटाव बहुत अच्छा होता है। और आपने, मुझे पूरी उम्मीद है कि अधिकतर किसान भाइयों ने गेहूं लगा रखा है और गेहूं की अवस्था ये चल रही है कि लगभग 2 महीने का, कहीं 1 महीने का है। और ये एक ऐसा समय है जिसमें फसल को सबसे अधिक देखभाल की ज़रूरत है। सबसे पहली देखभाल तो ये है कि फसल को खरपतवारों से बचाना है। दूसरी बात ये है, जिन किसान भाइयों ने नवंबर में गेहूं लगाया था उन्होंने पहला और दूसरा पानी दे रहे होंगे और दूसरे पानी के बाद में आप नाइट्रोजन की मात्रा भी देना ना भूलें। अगर आपने पहले में ज़्यादा दे दी है तो इसमें कम दें। लेकिन मैं किसान भाइयों को ये भी बताना चाहूँगा, बहुत से हमारे किसान भाई ऐसे हैं जिन्होंने देर से बुआई की है, गाजर के बाद, मटर के बाद, आलू की फसल खोदने के बाद में। तो जिन्होंने देर से बुआई की है वो 22 दिन के बाद पहला पानी देना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये ऐसी अवस्था है जिसमें गेहूं की फसल को पानी की सबसे अधिक ज़रूरत होती है। और इस अवस्था में अगर गेहूं की फसल को पानी मिल जाता है तो उसमें फुटाव भी अच्छा होता है और पैदावार बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और दूसरा महत्वपूर्ण ख्याल ये रखना है कि जो आपने नाइट्रोजन की मात्रा दी थी बुआई के समय, लगभग उतनी ही मात्रा आपको अभी देनी है। और अब जो मात्रा देनी है उसको अगर आप 2 हिस्सों में देंगे तो ज़्यादा लाभ मिलेगा। 2 हिस्सों में देने का मेरा तात्पर्य ये है कि जो किसान भाई अगर 1 एकड़ में 50 किलो आपको यूरिया देना है तो उसको एक बार ना देके पहले पानी पे 30 किलो के करीब दें और दूसरे पानी पे 15 से 20 किलो देंगे तो आपकी फसल में ज़्यादा अच्छी पैदावार मिलेगी। हमारे बहुत से किसान भाई ऐसे हैं जो भी गन्ने की कटाई कर रहे हैं, मटर की फसल उनकी तैयार हो गई है या आलू की फसल के बाद में गेहूं लगाना चाहते हैं। तो उन सब किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि ये गेहूँ लगाने का सही समय नहीं है। गेहूँ की बुआई जो है 25 दिसंबर तक हमें पूरी कर लेनी चाहिए। लेकिन अगर कुछ किसान भाई ऐसे जिनको गेहूँ लगाने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है, ये कोई ऑप्शन नहीं है, तो उन किसान भाइयों को चाहिए कि गेहूं की सही किस्म का चुनाव करें। और सही किस्म है
WR544। इसको पूसा गोल्ड के नाम से भी जानते हैं। ये एक ऐसी फसल है जो अधिक देरी से लगाने पे भी अच्छी पैदावार देती है। लेकिन इस फसल को, इस किस्म को लगाने में भी ये ध्यान रखना है कि गेहूं के जो बीज की मात्रा है वो 1 एकड़ में 50 किलो, 1 हेक्टेयर में 125 से 130 किलो इस समय डालें। बीज की मात्रा कम ना करें, बीज की मात्रा बढ़ानी है। इसके साथ साथ में फसल बुआई के समय ही संतुलित मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश का प्रयोग करना है। जितनी अगर हमने अपनी मिट्टी की जांच करवाई है तो मिट्टी की जांच के अनुसार खाद दें। इसमें पूरी मात्रा फास्फोरस और पोटाश और आधी मात्रा नाइट्रोजन बुआई के समय देनी है। और जिन किसान भाई जो धान के बाद गेहूं ले रहे हैं या जिन्होंने पहले भी कई सारी फसलें ली हैं, वो जिंक भी देना ना भूलें, क्योंकि जिंक की भी आजकल मिट्टी में कमी हो रही है। तो इसका बात का ख्याल रखना है। जो हमारे किसान भाई चना लगा रखा है, तो चने की फसल में तो इस बात का ध्यान रखना है कि एक तो इस समय ठंड चल रही है तो उसके ऊपर से तुड़ाई कर देंगे, तो जैसे ही गर्म दिन शुरू होंगे तो उसमें फुटाव शुरू हो जाएगा और फुटाव के बाद में आपको चने की बहुत अच्छी फसल मिलेगी। चने की में दूसरी जो खास बात ध्यान देने की वो ये है कि पानी अगर आपको लगाना है और खेत में पानी की कमी है तो ये सही समय लगाने का, क्योंकि जिसमें फूल आ रहे हों उसमें पानी लगाना नहीं चाहिए, नहीं तो फूल गिरने की संभावना बढ़ जाती है। चने की फसल में जो तीसरी खास बात ध्यान रखने की है वो ये है कि इस फसल के अंदर जो फल छेदक कीड़ा है वो सबसे अधिक नुकसान पहुंचाता है। और फल छेदक कीड़ा जो है इसका अगर आप पहले से प्रबंधन नहीं करेंगे ये फसल को बहुत अधिक नुकसान पहुंचा देता है। और फल छेदक जो कीड़ा है इसके प्रबंधन के लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि अपने खेत में, जैसे ही आपके खेत में लगभग 15 से 20% फूल आ जाएं, उस समय अपने खेत में फेरोमोन ट्रैप जरूर लगाएं। फेरोमोन ट्रैप की जो मात्रा लगानी है वो 1 एकड़ में 2 और 1 हेक्टेयर में 5 होनी चाहिए। इससे क्या है कि ये फेरोमोन ट्रैप में एक खास किस्म की गंध आती है, जिससे जितने भी जो हमारे फल छेदक कीड़े के नर हैं वो इसकी तरफ आकर्षित होते हैं और उससे हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारे खेत में फल छेदक कीड़े का कितना प्रकोप हो रहा है। इसके साथ साथ में क्योंकि नर कीड़े इसके अंदर फंस जाते हैं, वो बाहर नहीं निकल पाते हैं, तो इससे कीड़े की रोकथाम भी होती है। और जहाँ पे आपको इसकी ज़्यादा मात्रा प्रयोग करेंगे तो ये कीड़े की रोकथाम में बहुत अधिक सहायक साबित हो सकता है। लेकिन जो किसान भाई फेरोमोन ट्रैप लगा रहे हैं उनको भी 2 बातों का खास ध्यान रखना है। एक तो हर 15 दिन बाद इसके अंदर छोटी एक रबड़, जिसको ल्योर बोलते हैं, वो अलग से आती है, उसको बदलना है, क्योंकि उसी के अंदर खास गंध आती है जिससे कीड़े इसकी तरफ आकर्षित होते हैं और फंस जाते हैं। और इसका अगर ये काम करेंगे तो आपको बहुत अधिक लाभ मिलने की संभावना है। दूसरी बात खास ये होती है, जो चने के खेत में लगभग 1 से 1.5 फीट फसल की ऊंचाई पर आप एक डंडी पे तिरछी दूसरी डंडी बांध दें, जिससे चिड़िया उसके ऊपर आगे बैठ सके। ये चिड़िया बैठती हैं ये भी फल छेदक कीड़े के रोकथाम में काफ़ी सहायक सिद्ध हो सकती हैं, तो इस बात का खास ध्यान रखना है। जिन किसान भाइयों ने आलू, टमाटर, मिर्च लगा रखा है, ये 2-3 फसलें ऐसी हैं जो पाले से इनको बहुत खतरा रहता है, और साथ साथ में मटर को भी। तो उन किसान भाइयों को ध्यान रखना चाहिए, जब भी तापमान 6 से 8 डिग्री के करीब चल रहा है, जैसे आजकल चल रहा है, और दिन खुला रहे, बादल ना हो, आसमान खुला हो और शाम को हवा रुक जाए, तो समझो पाला पड़ने की संभावना बढ़ गई है और पाला आपकी फसल को नुकसान पहुंचा सकता है। तो पाले से फसल बचाने के लिए ज़रूरी है कि फसल में हल्की सिंचाई दे दें। हल्की सिंचाई देने से भी आपकी फसल बच जाती है। दूसरा काम आप ये कर सकते हैं कि अपने खेत के चारों तरफ धुआं कर सकते हैं। धुएं से भी फसल की बचने की संभावना बढ़ जाती है। जिन किसान भाइयों ने सरसों लगा रखी है, सरसों की फसल में इस समय फूल भी आ रहा है और बहुत अच्छी अवस्था होगी, तो उन बातों को उनको ध्यान रखना है कि सरसों की फसल में माहू फसल का जो माहू नाम का जो कीट है ये काफ़ी नुकसान पहुंचा देता है। तो माहू का आपको बार बार उसकी फसल को देखना है कि माहू का प्रकोप तो नहीं हो रहा है, और प्रकोप हो रहा है तो शुरुआती दौर में जहाँ पे भी जिस भी टहनी पे माहू का प्रकोप दिखाई दे, टहनी को तोड़ के उसको नष्ट कर दें। और अगर प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ता दिखाई दे तो आप किसी विशेषज्ञ की सहायता से बात करके उसमें दवाई का छिड़काव करें, और दवाई का छिड़काव इस प्रकार से करें कि जो जितने भी किसान भाई है उस पूरे एरिया में अगर दवा का प्रयोग करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर वो अलग अलग समय पर प्रयोग करेंगे तो फ़ायदा कम होगा, क्योंकि जिस फसल में दवा का प्रयोग किया है उसे दूसरे खेत में माहू चला जाएगा, और जब दवा का प्रयोग असर खत्म हो जाएगा तो उसमें दोबारा आने की संभावना रहती है। तो इस बात का ध्यान रखना है। एक और ख़ास बात मैं अपने किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि बहुत से हमारे किसान भाई ऐसे हैं जिन्होंने समय पर गेहूँ की बुआई की थी और फसल में इस समय खरपतवार आ रहे हैं, तो वो किसी भी समय खरपतवार नाशी का छिड़काव कर देते हैं। मैं उनको बताना चाहूँगा कि ऐसा बिल्कुल ना करें।
खरपतवार नाशी गेहूं में केवल 2 बार छिड़काव करना चाहिए, या तो बुआई के तुरंत बाद या गेहूं की फसल जिसमें 30 दिन के आसपास हो उस समय छिड़काव करना चाहिए। इसके आगे पीछे खरपतवार नाशी का प्रयोग ना करें। इससे अच्छा है कि आप खरपतवारों को हाथ से निकलवा दें या निराई गुड़ाई कर दें, लेकिन दवाई का ना डालें। दवाई डालेंगे तो फसल को नुकसान होने की संभावना बढ़ जाती है। उसके बाद बारी आती है कि जिन किसान भाइयों ने आलू लगा रखा है, तो आलू एक ऐसी फसल है जिसमें पिछेता झुलसा रोग बहुत भयंकर नुकसान पहुंचाता है। लेकिन आजकल ठंड बहुत पड़ रही है, तो या तो ये बीमारी आई नहीं होगी, और आई भी होगी तो ये रुक जाएगी, बढ़ने नहीं लगेगी। लेकिन अगर बीमारी नहीं आई है और आसमान में बादल हो जाएं, तापमान बढ़े और वातावरण में नमी भी बढ़ जाए, तो समझो बीमारी आने की संभावनाएं बढ़ जाती है। और ये बीमारी अनुकूल परिस्थितियों में बहुत जल्दी फैलती है और केवल 1 हफ्ते में ही पूरी फसल को चौपट कर सकती है। तो इसमें ध्यान रखना है कि अगर आपने 3793 यानी कि कुफरी बहार नाम की किस्म लगाई है, इस किस्म में बीमारी के आने की संभावना ज़्यादा होती है। और बहुत सारी दूसरी किस्में ऐसी हैं आलू की जिनमें इस बीमारी के प्रति रोगरोधी क्षमता है। जैसे आपने कुफरी बादशाह का नाम सुना होगा, इसी तरह से कुफरी सतलुज है, इसी तरह से दूसरी कुछ किस्में हैं उनमें बीमारी कम आती है। तो वो किसान भाई थोड़ा परेशान ना हो। लेकिन जहाँ पे कुफरी बहार लगी हुई है उन किसानों को चौकन्ना रहना है कि जैसे ही फसल में बीमारी का प्रकोप दिखाई दे तो फसल के अंदर मैनकोजेब नाम का दवाई का छिड़काव करना है। और दवाई का छिड़काव इस प्रकार से करना है कि पूरा पौधा दवाई से गीला हो जाए, क्योंकि ये जो दवाई है ये जहाँ पे भी लगेगी उसी हिस्से को बीमारी से बचाएगी। जहाँ पर दवाई नहीं लगेगी वहाँ बीमारी आने की संभावना बनी रहेगी। तो दवाई का छिड़काव इस प्रकार से करना है कि पूरा पौधा ऊपर से नीचे से पत्तियाँ गीली हो जाएं, और दवाई का प्रयोग करते समय उसमें कोई भी चिपचिपक पदार्थ अवश्य डालें जिससे दवाई चिपक जाए। और दवाई का जो छिड़काव करना है उस शाम के समय करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद में जब दवाई की जो प्रयोग करना है उसमें 2 ग्राम दवाई 1 लीटर पानी में घोल बनाएं, और घोल इस प्रकार से बनाएं कि पहले पूरी दवाई का पेस्ट बना लें और बाद में उसमें बाकी पानी ऐड करके उसको घोल को तैयार करके छिड़काव करें। तो ये बात थी हमारे किसान भाइयों की, उनके लिए जिन्होंने आलू लगा रखा है। बहुत से हमारे किसान भाई ऐसे जिन्होंने टमाटर लगा रखा है। टमाटर की फसल में सर्दी में बढ़वार रुक जाती है, लेकिन पाले का खतरा बना रहता है। तो उन किसान भाइयों को खास ध्यान रखना है कि जब भी पाले का प्रकोप की संभावना लगे तो टमाटर की फसल में पानी जरूर दें। और टमाटर की फसल में जब पानी देते हैं तो प्रकोप से बच जाती है। और जो टमाटर आपने लगभग 1 महीना पहले रोपाई की है, उनको जैसे ही दिन गर्म होने शुरू हो जाएँ 10 जनवरी के बाद में, तो उनको अंदर नाइट्रोजन की मात्रा अवश्य दें और एक अच्छी तरह से निराई गुड़ाई कर दें और पौधों के ऊपर मिट्टी चढ़ा दें, जिससे जैसे ही गर्म दिन शुरू हो पौधों की बढ़वार शुरू हो जाएगी और साथ साथ में टमाटर में भी फूल आने शुरू हो जाएंगे। टमाटर के अंदर भी एक कीड़ा बहुत अधिक नुकसान पहुंचाता है जिसको कहते हैं फ्रूट बोरर, यानी कि जो फल छेदक कीड़ा है, ये काफ़ी अधिक नुकसान पहुंचाता है। और इस कीड़े की देखभाल के लिए भी किसानों को जब टमाटर के अंदर लगभग 10 से 15% फूल आ जाएँ उसी समय टमाटर की फसल में भी फेरोमोन ट्रैप लगाना बहुत ज़रूरी है। और एक ध्यान रखना है कि टमाटर की फसल में पोषक तत्व जरूर मिलें समय पे, और ये सही समय है जब रोपाई के 1 से 1.5 महीने बाद गर्म दिन शुरू हो, पौधे की बढ़वार शुरू हो, उस समय उसको किसी भी पोषक तत्व कमी ना रहे। और बाकी खाद तो आपने पहले दे ही दिए होंगे, इस समय केवल आपको नाइट्रोजन के लिए यूरिया देना है। बहुत से हमारे किसान भाई हरियाणा में बहुत अधिक परेशान हैं कि उनको यूरिया नहीं मिल रहा है या कम मिल रहा है। उन किसान भाइयों को मैं बताना चाहूँगा, खासकर सब्जी वाले किसानों को, कि यूरिया जहाँ नहीं मिल रहा है वो देसी खाद का प्रयोग करें। और साथ साथ में जो नई फसल लगाएं उनमें बहुत से हमारे पास जीवाणु खाद है, उन जीवाणु खादों का अगर प्रयोग करते हैं तो यूरिया की 10 से 15% या 20% जो कमी को पूर्ति कर देते हैं और फसल की बढ़वार अच्छी होती है। और जहाँ पे सब्जियों में देसी खाद का प्रयोग होता है, क्योंकि सब्जियों को सभी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, तो उनको पूरा पोषक तत्व मिल जाते हैं, बढ़वार अच्छी होती है, फलन अच्छी आती है और अच्छी पैदावार आती है, तो किसानों को काफ़ी लाभ भी मिलता है। इसी प्रकार से जो हमारे मटर के किसान भाई हैं उनको भी मैं यही बताना चाहूँगा कि मटर की फसल को एक तो पाले से बचाना है। एक मटर की फसल में 2 बीमारी आ सकती हैं, एक तो चूर्ण आशिता रोग और एक आती है आपको डाउनी मिल्ड्यू और पाउडरी मिल्ड्यू। ये 2 किस्म की ऐसी बीमारियां हैं जो मटर की फसल में नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो मटर के किसान भाइयों को भी ध्यान रखना है कि मटर की फसल में इस प्रकार का नुकसान ना हो। अगर बीमारी का प्रकोप दिखाई दे तो वो भी मैनकोजेब का प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह से बहुत से हमारे किसान भाई ऐसे हैं जहाँ पे वर्षा आधारित या तो गेहूँ लगा रखा है या जौ लगा रखा है। जहाँ पे भी वर्षा आधारित है या पानी की कमी है, उन क्षेत्रों में दीमक का प्रकोप बहुत अधिक हो सकता है। और जब दीमक का प्रकोप होता है तो पूरा पौधा सूख जाता है, किसानों को पैदावार नहीं मिल पाती है। तो जहाँ पे भी दीमक का प्रकोप दिखाई दे, वैसे तो मैं किसान भाइयों को कहूँगा जिस समय बीज की बुआई करें
उसी समय उपचारित करके बोना चाहिए। पर जो किसान भाई बीज उपचारित नहीं कर पाए हैं और अब दीमक का प्रकोप बढ़ रहा है, तो वो किसान भाई क्लोरोपाइरिफास नामक दवा का प्रयोग करें, जिससे कि दीमक का प्रकोप रुक सके और वो अच्छी पैदावार ले सके। अगर हमारे किसान भाई जो जौ लगाने वाले हैं वहाँ पे क्योंकि बरसात हुई नहीं है, अगर थोड़ी भी बरसात होती है तो उस समय या तो नाइट्रोजन का देना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा वो नाइट्रोजन को स्प्रे के माध्यम से कि छिड़काव के माध्यम से भी दे सकते हैं। लेकिन जो किसान भाई छिड़काव करें वो किसी भी हालत में 1% यूरिया से ज़्यादा का सांद्रता का घोल ना बनाएं। इससे कम सांद्रता का घोल बना के छिड़काव करेंगे तो आपकी फसल की बहुत अच्छी पैदावार आएगी। और अगर बरसात होती है तो जैसे बरसात हो उसी समय अगर आप नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं तो आपकी पैदावार बढ़ जाएगी, आपको काफ़ी लाभ मिलने की संभावना बनी रहती है। अब बहुत से हमारे किसान भाई ऐसे हैं जो आलू लगा के आलू खोदना चाहते हैं, तो आलू खुदाई के समय या जिन्होंने आलू की बीज की फसल लगा रखी है, तो जिन किसान भाइयों ने आलू की बीज की फसल लगा रखी है उनको इस बात का खास ध्यान रखना है कि एक तो रोगिंग करना बहुत ज़रूरी है। एक जैसे ही हम जनवरी की तरफ बढ़ते हैं तो उसके अंदर माऊ का प्रकोप बढ़ जाता है और बीज की जो गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। तो उन किसान भाइयों को मैं बताना चाहूँगा कि वो इसके पत्ते काट दें, और पत्ते काटने के बाद जैसे ही फसल आपकी 15 से 20 दिन खेत में रह जाए और उसका छिलका पकने लग जाए तो उसकी खुदाई कर सकते हैं और उसके बाद वहाँ रख सकते हैं। बाकी किसान भी जो बीज की फसल कर रहे हैं उनको पहली रोगिंग करना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो गेहूँ की फसल हो, चाहे चने की हो, चाहे सरसों की हो, चाहे जौ की हो, क्योंकि रोगिंग से हमारी जो फसल की शुद्धता बनी रहती है। तो इन सब बातों का किसान भाई ध्यान रखेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है उनको रबी के मौसम में अच्छी पैदावार मिलेगी, उनको लाभ मिलेगा, उनकी लागत कम होगी। इसी बात इन सब के साथ में आप सबको मैं धन्यवाद करता हूँ। आज तो वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम, वो तो स्कूल गए हैं। स्कूल गया है। अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन-dd, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन-dd और देखिए कृषि दर्शन अब यूट्यूब पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन-dd। भेजे हमें मेल कृषिदर्शन-dd@gmail.com पर। किसान भाइयों, आपने हमारा पता तो नोट कर ही लिया होगा। अपने सुझाव और समस्याएं हमें ज़रूर लिख भेजिए, जिससे हम उन समस्याओं का समाधान कर सकें और इस कार्यक्रम को और भी रोचक और ज्ञानवर्धक बना सकें। तो अब दीजिए इजाज़त, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।